हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स भाई प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए जीके की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें से आज हम संविधान की बात करेंगे। तो संविधान के सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की बात करेंगे। तो अनुच्छेद आपको पता है, जब मूल संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। तो अब हम सीधे टॉपिक पर आ रहे हैं। सबसे पहले आपका जो भाग 1 है, भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से लेकर के 4 तक हैं। और इस भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 है, और इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है किसके बारे में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अब कैसे, देखो संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आप समझ रहे हो कि संघ कह दिया गया, समूह क्यों नहीं कहा गया। पता है, जैसे कुछ व्यक्ति अगर समूह में शामिल होते हैं तो कभी अगर उनकी इच्छा करे तो समूह से अलग हट भी सकते हैं, जब चाहे तब सम्मिलित हो सकते हैं समूह में। तो लेकिन जो संघ होगा, संघ में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब चाहे शामिल हो लें, जब चाहे अलग हो जाएं। तो इसीलिए भारत राज्यों का एक संघ है, न कि समूह। मतलब संघ होने की वजह से भारत के जितने राज्य हैं वो जब चाहे वो सम्मिलित नहीं हो सकते, जब चाहे तो अलग नहीं हो सकते। संसद को कानून बना करके सम्मिलित जब संसद कानून बनाएगी तभी वो सम्मिलित होंगे। या तो मतलब है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो अपने मन से अलग नहीं हो सकते हैं, अपने मन से सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भारत राज्यों का एक संघ है, न कि समूह। क्लियर। अब मतलब संघ का मतलब आप समझ में गए होंगे कि संघ क्यों कहा गया, समूह क्यों नहीं कहा गया। तो पहला अनुच्छेद, भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 दोनों ही राज्यों की स्थापना से है। लेकिन जैसे कोई भारत के बाहर का राज्य है और अगर उसको हमारे देश ने जीत लिया है और उस राज्य को भारत में सम्मिलित करना चाहती है, तो उस नए राज्यों का जो भारत में प्रवेश होगा, जो नए राज्य का जो गठन हो रहा, नए राज्यों का प्रवेश, वो अनुच्छेद 2 में वर्णित है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर पीओके ही है, अभी पीओके हालांकि है हमारा ही अंग पीओके, लेकिन अभी पीओके पे पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर हम अपने पीओके को जीत ले तो अभी तो भारत के बाहर का क्षेत्र है, या पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हम जीत ले, उस हिस्से को भारत में हम सम्मिलित करें और वो जो नया राज्य हमने जीता है उस नए राज्य का प्रवेश भारत में कराएं। तो इस बात का वर्णन आर्टिकल 2 में है। तो भारत के बाहर से जो भी राज्यों का प्रवेश होगा, उनका गठन होगा, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। क्लियर। अनुच्छेद 3 में क्या है, इसमें भी नए राज्यों का गठन ही है, लेकिन कौन से नए राज्य, जो भारत के बाहर के नहीं, भारत के भीतर के ही राज्य हैं। जैसे अगर भारत के भीतर के ही राज्य में संसद कोई राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहती है, या एक से अधिक राज्यों को 2-3 राज्यों में बांटना चाहती है, या संसद राज्यों के नामों में परिवर्तन करना चाहती है, तो उन नए राज्यों का जो गठन होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत, यानी आर्टिकल 2 में जो भारत के बाहर के जो राज्य हैं उनका प्रवेश
और उनका गठन, और आर्टिकल 3 में जो भारत के भीतर के राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, ये अनुच्छेद 3 में है। अब अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 भैया देखो, भारत में जब भी संविधान में संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके तहत होता है। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 को इस अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आर्टिकल 2 और 3 को बाहर रखा गया है, और यह बात अनुच्छेद 4 में कही गई है। क्या कही गया? क्या आर्टिकल 4 में कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो 368 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उससे उस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होगा। उस प्रक्रिया से अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन को बाहर रखा गया है। जैसे अन्य संशोधन जब होते हैं ना तो राष्ट्रपति से सबसे पहले संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करना हो तो राष्ट्रपति से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अगर एक बार सूचना भी दे दिए संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने सूचना भी दे दी तो फिर राष्ट्रपति से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संशोधन कर सकती हैं, और राष्ट्रपति उस संशोधन पे साइन करने के लिए बाध्य है, ये नहीं कि ना करे। अन्य संशोधन में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मगर अनुच्छेद 2 और 3 में संसद ने संशोधन कर दिया लोकसभा और राज्यसभा ने, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अन्य संशोधन में जो संविधान संशोधन होते हैं वो कम से कम 2/3 या 3/4 बहुमत से पारित जब होता है प्रस्ताव तब। लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन है वो मात्र 50%, यानी लोकसभा के 50% और राज्यसभा के 50% सदस्य यदि प्रस्ताव को पारित कर दें, संविधान संशोधन के प्रस्ताव को पारित कर दें तो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन हो जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन हो जाएगा। और दूसरी बात, जब भी तो यहाँ पर अनुच्छेद 4 क्लियर समझ में आ गई होगी कि पहली बात अनुच्छेद जो 4 है वो कहता है कि राष्ट्रपति मतलब संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेने के लिए बाध्य नहीं है कि मतलब राष्ट्रपति से परमिशन ले। और दूसरी बात, राष्ट्रपति अगर संसद ने यानी लोकसभा और राज्यसभा ने संविधान संशोधन प्रस्ताव पास कर दिया है 50% बहुमत से तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। मात्र 50%, यानी 50% जब भी लोग आधे लोग लमसम प्रस्ताव को पास करते हैं तो वो कौन सा कहा जाता है? साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत से पास प्रस्ताव ही मान्य कर लिया जाएगा। और जब भी तो ये आर्टिकल 4 में है। अब आर्टिकल 5 में क्या कहता है? तो 1 से 4 ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो गए। और जब भी 2 और 3 में संशोधन होगा, यानी 2 में क्या है और 3 में संशोधन होगा तो नए राज्यों का गठन होगा, नए राज्यों का प्रवेश होगा, तो निश्चित रूप से
भाग अनुच्छेद 4 की प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, यानी साधारण बहुमत से होगा, न कि 368 जो अनुच्छेद है उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत। ओके, तो अब हम संघ उसका राज्य क्षेत्र की बात क्लियर बता चुके हैं। तो अब भाग 5 नहीं, अनुच्छेद 5। तो 5 से 11 जो आर्टिकल है वो बताते हैं नागरिकता को। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि चांदनी रात को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। रास्ते पे पड़े पत्थर को पत्थर न समझना, आदमी की चाहत उसे भगवान बना देती है। तो आदमी की चाहत जब उसे भगवान बना देती है तो यहाँ पर आपकी चाहत आपको सफलता तक पहुंचा देगी। तो 5 अनुच्छेद 5 देखो क्या है। 5 में भी नागरिकता, 6 में भी नागरिकता, 7 आर्टिकल जो है उसमें भी नागरिकता, 8 आर्टिकल जो है उसमें भी नागरिकता। 5 में कौन सी नागरिकता है? 5 में नागरिकता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के समय या जब संविधान के निर्माण के समय, तो संविधान के निर्माण से पहले जो लोग भारत में रहते थे उनकी नागरिकता के बारे में वर्णन अनुच्छेद 5 में है। संविधान के निर्माण से पहले जो लोग रहते थे उनकी नागरिकता के बारे में 5 में अनुच्छेद 5 में वर्णन है। मतलब जो संविधान निर्माण से पहले भारत में रहते थे वो भारत के नागरिक हैं। अब 6 में कौन सी नागरिकता है? भैया जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था सब लोगों को पता है कि भारत कि बहुत से पाकिस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार हुआ और वो लोग भारत आ गए थे। और जब भारत आ गए थे तो उनकी नागरिकता के बारे में वर्णन है। उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था और उनकी नागरिकता स्वीकार कर ली गई थी। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आज़ादी यानी संविधान आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 6 में है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे, आवेदन प्रक्रिया दिया और उनकी नागरिकता स्वीकार कर ली गई थी भारत में। अब अनुच्छेद 7 में इसका विपरीत है क्या कि कुछ लोग विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान भी चले गए थे। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 7 में है। यानी अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन, मतलब नागरिकता कैसी उनकी रद्द जो भारत से पाकिस्तान चले गए। अब अनुच्छेद 8 में उन लोगों की नागरिकता के बारे में कहा गया है जो बहुत समय से विदेशों में रह रहे हैं, समुद्र पार रह रहे हैं भारत के बाहर। अनुच्छेद 8 में विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन ये अनुच्छेद 8 में है। अब अनुच्छेद 9 में कौन से लोगों की नागरिकता है? अनुच्छेद 9 में नागरिकता उन लोगों की है, किन लोगों की है बताइए? उन लोगों की है
जिन्होंने अन्य किसी भी देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, उन लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन अनुच्छेद 9 में है। यानी इसमें क्या वर्णन है कि जिन लोगों ने किसी भारत से बाहर, भारत के अलावा अन्य किसी भी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है, उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने किसी विदेशी कोई देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, उसकी नागरिकता रद्द, यानी विदेश भारत के बाहर अन्य किसी भी देश की नागरिकता स्वीकार करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 9 में है। क्लियर। और 10, अब 10 में क्या है? 10 अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 10 कहता है कि भारत में नागरिकता का जो अधिकार है उसके बने रहने का वर्णन अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में क्या है? 11 में सुनिए भाई, क्या सुनिए, कि अगर संसद चाहे तो कानून बना करके नागरिकता के जो अधिकार हैं कि किस तरीके से नागरिकता दी जानी है, उन नागरिकता के अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 11 कहता है। तो मैं एक बात क्लियर फास्टली बता दूं, अनुच्छेद 5 संविधान निर्माण से पहले भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। संविधान निर्माण से पहले अनुच्छेद जो 5 है, संविधान निर्माण से पहले भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 6 आजादी के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। ये अनुच्छेद 6 जो है वो क्या बताता है? एक बार फिर से तेजी से सुन लीजिए। अनुच्छेद जो 5 है वो आजादी के समय, यानी संविधान निर्माण से पहले भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 आजादी के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन 6 बताता है। अनुच्छेद 7 आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 8 जो भारतीय नागरिक जो बहुत समय से विदेशों में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद 9 जो व्यक्ति भारत के बाहर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, उनकी नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। वर्णन क्या करता है कि जो लोग स्वीकार करें नागरिकता भारत के नी बाहर, उनके नागरिकता रद्द करो, यह अनुच्छेद 9 बतलाता है। और अनुच्छेद 10 क्या बताता है कि भैया नागरिकता का अधिकार बना रहना, इस बात को अनुच्छेद 10 बताता है। और अनुच्छेद 11 क्या बताता है? 11 बताता है कि संसद चाहे तो नागरिकता के अधिकार में कानून बना के परिवर्तन कर सकती है।
यानी संसद चाहे तो नागरिकता का जो अधिकार है उसको उसमें कानून यानी किस तरीके से नागरिकता दी जानी है अन्य भी लोगों को, तो वो कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। तो ये हो गया नागरिकता कि करते करते अभ्यास मूर्ख भी विद्वान सुधी जन बन जाते, वो चलते चलते साहसी पथिक मंजिल के पार चले जाते। अब 5 से 11 में नागरिकता थी, अब अनुच्छेद 12 से 35 में हम लोग आ रहे हैं मूल अधिकार। किसमें आ रहे हैं? मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। राज्य का मतलब आप ये न समझ लेना कि यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, अरे ये तो पॉलिटिकल स्टेट हो गए। राज्य का मतलब, राज्य की एक डिफिनीशन है कि राज्य वो है कौन? जो नौकरी देता हो, जिसके पास खुद का मैनेजमेंट हो, जिसके पास जनता हो, है तो वो पूरा राज्य की परिभाषा। यहाँ पर राज्य में तो आपका केंद्र सरकार भी आ जाएगी, यहाँ राज्य में राज्य सरकारें भी आ जाएंगी। ये न समझ लेना कि केवल राज्य का मतलब यूपी, एमपी और झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गए। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि संसद अगर कोई भी ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, उनको मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं या हनन करने का प्रयास करते हैं, तो उस कानून को भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसे कानून को या तो कम कर सकता है या तो उस कानून को ही रद्द कर सकता है। यानी संसद अगर कोई ऐसा कानून बना देती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे कानून को भारत का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय उसका अल्पीकरण कर सकता है ऐसे कानून को, या सीधे रद्द ही कर सकता है ऐसे कानून को, शून्य घोषित कर सकता है। और भैया मेरा मार कर नीचे चला गया है, गिर करके उठा लो। अब आर्टिकल 14, अब 14 से जो 18 है, इसमें जो है वो समानता की बात की गई है। कौन सा? समानता। 13 तो मैं बता सका, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानूनों को अल्पीकरण सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या रद्द ही कर सकता है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता बताई गई है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो क्या है कि कानून के समक्ष समानता। क्या? कानून के समक्ष समानता। यानी जब भी कोई कानून के सामने जो भी हर व्यक्ति समान दृष्टि में होगा। ये नहीं कि कानून किसी को थोड़ी सजा दे दे, कोई कानून की नज़र में ज़्यादा बेहतर है, कोई कानून की नज़र में कम बेहतर है ना। कानून सबको बराबर की नज़र से देखेगा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। और ये कानून के समक्ष समानता कहाँ किस देश के संविधान से ली गई है? हुआ है देश जो दुनिया में पूरा करिसी है शासन। आप बताओ सबसे ज्यादा किस देश का पूरे दुनिया में साम्राज्य रहा है? सब जानते हो, उसी देश
के संविधान से ये बात ली गई है, कानून के समानता। मेरा मतलब समझ गए हो गए, इंग्लैंड के संविधान, ब्रिटेन के संविधान से। अब कानून के समक्ष समानता के बाद में अनुच्छेद जो 15 है, 15 क्या कहता है कि सामाजिक समानता की बात करता है। क्या सामाजिक समानता कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, भाषा, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा, जात, धर्म, जन्मस्थान, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी इनके आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। क्लियर? तो कहने का मतलब जैसे है, अगर मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट ने कोई भर्ती निकाली और उस भर्ती में मध्य प्रदेश के भी बच्चे को भर्ती में शामिल होने का मौका दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया। ऐसा समझ गए? तो मेरी बात सुन रहे आ गई होगी कि राज्य जो है भाषा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सामाजिक समानता हो गई। अब अनुच्छेद 15 के बाद में 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सबको बराबर के अवसर मिलेंगे। लोक नियोजन के विषय का मतलब, अगर कोई भी सरकारी पदों में भर्ती की जा रही है तो अवसर की समानता होगी, यानी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। यानी लोक नियोजन के विषय में मतलब कि अगर सरकारी भर्ती हो रही है तो उसमें सभी व्यक्ति को बराबर मौका, बराबर अवसर दिए जाएंगे। यानी अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है। अब अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 देखो, 17 में है 17, 17 का मतलब 17, और 17 में क्या है? टच एनेबिलिटी। टच एनेबिलिटी का मतलब छुआछूत की रोकथाम। ये अनुच्छेद 17 का मकसद है, छुआछूत की रोकथाम। इसी को क्या कहते हैं? अस्पृश्यता उन्मूलन भी कह देते हैं। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब जड़ से समाप्ति, उसको एकदम तहस नहस। अस्पृश्यता एकदम तहस नहस, यानी छुआछूत बिल्कुल तहस नहस, यानी उन्मूलन खत्म। तो अनुच्छेद जो 17 है वो छुआछूत का अंत की बात करता है, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 की बात यह है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। कैसी उपाधि? जैसे पहले था ना, लोगों को उपाधियां मिला करती थी, महाराज, नाइटहुड। तो ऐसी उपाधियां अब नहीं दी जाएंगी। कैसी उपाधियां दी जा सकती? केवल 2 तरह की, एक तो शिक्षा संबंधी और एक सैनिक संबंधी। इन दोनों तरह की उपाधियों को छोड़ करके अन्य किसी भी तरह की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि का अंत कर दिया गया है। जैसे शिक्षा संबंधी, जैसे किसी ने MBBS कर लिया है तो उसको उपाधि मिल गई डॉक्टर की। अब किसी ने देश में बहुत अच्छा काम किया है, अब उसको परमवीर चक्र मिल गया है, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री,
ये ऐसी उपाधियां तो मिलेंगी, लेकिन सैनिक और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।